गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स, एग्जाम अपडेट्स और विभिन्न परीक्षाओं के स्टडी मटेरियल के लिए प्लीज हमसे जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको रेगुलर में कंटेंट प्रोवाइड कराता रहता हूँ। इस वीडियो में हम 2 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे जो चर्चा में रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो इनकी नियुक्ति पहले हो गई थी, कल इन्होंने अपना चार्ज ले लिया है और इनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर। इन्होंने किसका स्थान लिया है? जनरल मनोज पांडे। ठीक है, इसका स्थान लिया है। पहले ये उप प्रमुख थे सेना के, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। अब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं, जिसके कारण वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद खाली हुआ। उसमें फिर जो सेंट्रल कमांड का हमारी नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम, ठीक है, इनको अब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। ये याद रखिएगा, ये नियुक्ति भी इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम। इसके अलावा देखिए एक और अभी ये इसके बारे में तो आप पढ़ ही लीजिएगा पूरा नीचे। एक और नियुक्ति की गई है फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कल मैंने कवर किया था लेकिन रिवाइज करा देता हूं। अभी तक जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, विदेश सचिव थे, वो थे विनय मोहन क्वात्रा। इनका स्थान अब लिया है विक्रम मिस्री ने। ये भी भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के एक सीनियर ऑफिशियल है और 1989 बैच के ये अधिकारी। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी अभी एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट चर्चा में है। फॉरेन सेक्रेटरी या विदेश सचिव के पद पर विनय मोहन क्वात्रा की जगह विक्रम मिश्री सर को अपॉइंट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया? तो अभी एम वेंकैया नायडू से मोदी जी मिलने गए थे, तो उन्हीं के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और एम वेंकैया नायडू भारत के 13th वाइस प्रेसिडेंट थे या 13वें उप राष्ट्रपति थे। वर्तमान में 14वें उपराष्ट्रपति भारत के कौन है? सर जगदीप धनखड़। ठीक है, संख्या भी याद रखिएगा क्योंकि पूछता रहता है। अगर बात करें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन सर। ये भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाइस प्रेसिडेंट के पद की बात करता है? तो अनुच्छेद 63 ये कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संघ का एक उपराष्ट्रपति होगा। आपको पता है उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा, जो हमारा अपर हाउस है, उच्च सदन है, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, उसका पदेन अध्यक्ष होता है। यानी ये उसका मेंबर नहीं होता लेकिन उसका चेयरपर्सन होता है। इसको बोला जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, यानी बाय वर्च्यू ऑफ द पोस्ट। अर्थात जो भी वाइस प्रेसिडेंट का पद ग्रहण करेगा वो राज्यसभा का ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन बन जाएगा, यानी बाय वर्च्यू ऑफ द पोस्ट। जो उस पोस्ट को हैंडल करता है वो राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है और उस सदन का मेंबर नहीं होता। तो इसको आप याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। वाइस प्रेसिडेंट के जो ऑफिस है इसका इलेक्शन कौन कराता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके पद पर नियुक्ति करता है या इनका इलेक्शन कराता है। बात करें अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो इलेक्शन कराया जाता है वाइस प्रेसिडेंट का, तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे किया जाएगा, कौन कौन उस इलेक्शन में भाग लेगा, उसकी बात कौन से अनुच्छेद में की जाती है? तो आर्टिकल 66 में उसकी बात की जाती है। देखिए दोनों अलग हैं। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 66 कहता है कि इसका इलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा, कौन कौन इसके इलेक्शन में शामिल होता है। आपको पता होगा जो राष्ट्रपति होता है उसके इलेक्शन में केवल जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, चयनित सदस्य होते हैं, वही भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य उसमें भाग नहीं लेते। तो इनका इलेक्टोरल कोल आज क्या होता है? देखिए लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर होंगे, चाहे वो इलेक्टेड हों यानी जो इलेक्ट होके आए हैं, और नॉमिनेटेड यानी जो मनोनीत होते हैं। आपको पता होगा राज्यसभा में आपके 12 मेंबर मनोनीत किए जाते हैं, 238 आपके इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं, जो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, साहित्य, क्रिकेट या मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में या साइंस वगैरह के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया होता है। तो ये कुछ संबंधित उपराष्ट्रपति से फैक्ट हो गए। अब देखते हैं हम कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स जो अभी हाल ही में रिलीज की गई। तो ये कुछ बुक्स अभी रिलीज की गई हैं। द एडवेंचर्स ऑफ एड अमामा, एड फाइंड्स अ होम, ये आलिया भट्ट जी के द्वारा लॉन्च की गई है या उनकी बुक है।
इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड, क्योंकि 1990 में आपको पता होगा 91 के बाद हमने एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए हैं, तो ये किताब इंपॉर्टेंट है। अरविंद पनगड़िया सर की बुक है, जो नीति आयोग के अध्यक्ष भी या नीति आयोग से भी जुड़े रहे हैं। एन एंकर्ड विजन, करुमुत्तु टी कन्नन के द्वारा या के टी कन्नन के द्वारा बुक लिखी गई है। इंडिया एंड द इंडियन ओशियन, वर्ल्ड ट्रेड एंड पॉलिटिक्स, अशिन दास गुप्ता जी की बुक है। अ फ्लाई ऑन द वॉल, अल्पना किल्लावाला जी की बुक है। और द स्कैम दैट शुक अ नेशन, द नागरवाला स्कैंडल, प्रकाश पात्रा और रशीद किदवई जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो ये बुक्स भी अभी हाल ही में चर्चा में सब रही हैं। बुक्स में ज्यादातर इंग्लिश में डालता हूं क्योंकि हिंदी में इसका ट्रांसलेशन अजीब सा हो जाता है, इसलिए आप इसको इंग्लिश में ही ज्यादा पढ़ा कीजिए। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक शिखर सम्मेलन है, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये 3 और 4 जुलाई को, यानी कल और परसों, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, जो चतुर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसका एक भाग है, जो मशीन लर्निंग वगैरह है, अब इन सब में ये काम आने लगा है। आगे चलते हैं। इसके अलावा कुछ और जो सम्मेलन अभी चर्चा में रहे वो देख लेते हैं। इस साल नवंबर में आयोजित किया जाएगा आपका UNFCCC का COP19, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहा जाता है। कहां पर? अजरबैजान की राजधानी बाकू में। पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा कहां पर उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड के मसूरी में। 3 दिवसीय तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहां पर आयोजित की गई? देहरादून में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं वार्षिक आम बैठक, जिसको एनुअल जनरल मीटिंग बोला जाता है, इंडिगो इसको ऑर्गेनाइज करेगा कब? जून 2025 में, यानी नेक्स्ट ईयर नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा शंग्री-ला डायलॉग या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण, एडिशन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 21वां एडिशन था, सिंगापुर में आयोजित किया गया। सिंगापुर में एक होटल है शंग्री-ला होटल, वहीं पर यह आयोजित किया जाता है, उसी के नाम पर इसका नाम ये डायलॉग पड़ा है। हाल ही में खबरों में रहा मिनामी टोरोशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? तो मिनामी टोरोशिमा द्वीप जापान का एक द्वीप है। यहां पर देखिए अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट खोज की गई है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आपको पता है सबसे वाइटल कंपोनेंट या सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसका होता है बैटरी। ठीक है, तो बैटरी को बनाने में जो खनिज यूज होते हैं, मिनरल यूज होते हैं, उसका यहाँ पर बहुत बड़ा भंडार अभी साइंटिस्ट को मिला है, तो इसलिए ये न्यूज में बना हुआ है। कहां पर है ये? आपका प्रशांत महासागर में ये स्थित है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है और जापान के कंट्रोल में ये आता है। इसके अलावा 2 द्वीप अभी लगातार और न्यूज में बने हुए हैं, दोनों मैंने डाले हैं, वो देख लेते हैं। एक है आपका गार्डी सुबडुक आइलैंड, ये पनामा में स्थित एक आइलैंड है। देखिए क्या है आइलैंड, आपको पता होगा चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जल का स्तर या समुद्र जल का स्तर बढ़ रहा है, उससे यहाँ के लोगों को खतरा है। तो पनामा ने अभी ये कहा है कि हम इस आइलैंड को अभी खाली कराएंगे, इस वजह से ये न्यूज में था। बात करें क्रेट आइलैंड की, तो ग्रीस में स्थित ये आइलैंड है और ग्रीस का ये लार्जेस्ट आइलैंड है, यानी सबसे बड़ा आइलैंड है। मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर का भाग है। अगर बात करें, देखिए चर्चा में क्यों था, यहां पर अभी एक एयरपोर्ट की खुदाई की जा रही थी, तो यहां पर कुछ 4500 साल पुराने हमें अवशेष मिले हैं, इस वजह से ये न्यूज में बना हुआ था। तो ये आप 2 याद रखिए। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इंपॉर्टेंट है। और देखिए अभी यूपी के भी, उत्तर प्रदेश के भी नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो इस पद पर मिली है नियुक्ति सुजाता सौनिक जी को, एक वरिष्ठ IAS ऑफिसर है, यहां पर इनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले देखिए इनके पति भी चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र में रह चुके हैं। बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में मनोज कुमार सिंह, ठीक है, मनोज कुमार सिंह जी को अभी नया चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? दुर्गा शंकर मिश्र जी को इन्होंने रिप्लेस किया है, जिनको चौथी बार सेवा विस्तार नहीं मिला। किसी भी प्रदेश का जो वरिष्ठतम IAS ऑफिसर होता है वो आपका चीफ सेक्रेटरी बनता है, और जो केंद्र सरकार की बात करें वहां पर क्या बोला जाता है? कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये आप याद रखिए। इसके अलावा देखिए एक न्यूज महाराष्ट्र में और चर्चा में है। अभी जो हमारा मध्य रेलवे है, सेंट्रल रेलवे है, महाराष्ट्र के नासिक में एक लेक है इगतपुरी, ठीक है, इस इगतपुरी झील में सेंट्रल रेलवे ने अपनी तरीके का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट या तैरता हुआ सौर संयंत्र अभी लॉन्च किया है। लेक याद रखिएगा, इगतपुरी लेक, यहां पर यह अभी एस्टेब्लिश किया है सेंट्रल रेलवे ने। इसके अलावा एक स्टैटिक फैक्ट महाराष्ट्र से और पूछ लेता है। महाराष्ट्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है मार्कंडेश्वर, ठीक है, मार्कंडेश्वर टेम्पल। मार्कंडेश्वर टेम्पल को और किस नाम से जाना जाता है? इसको खजुराहो ऑफ विदर्भ,
ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका आई थिंक यूपी पीसीएस में ही आया हुआ है कि खजुराहो ऑफ विदर्भ किसको कहा जाता है, तो विदर्भ का खजुराहो मार्कंडेश्वर को कहा जाता है। और खजुराहो वैसे कहां पर स्थित है, चंदेल वंश के शासकों ने मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर बनवाए हैं। तो ये कुछ महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछता रहता है। और ये जो मंदिर है ये वेनगंगा नदी के किनारे, ठीक है, वेनगंगा नदी के, जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहां पर ये पड़ता है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही ये स्कीम अभी शुरू की गई है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट फोकस क्या है, जो बेरोजगार है उनकी सहायता के लिए और फ्री एजुकेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसमें महिलाओं को आप देखेंगे 1500 रुपए मासिक मिलेंगे, तो एक तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या इसका यूज अपने कार्यों में वो कर सकती है। इसके अलावा कुछ और जो न्यूज अभी चर्चा में रही वो देख लेते हैं, या और स्कीम्स जो चर्चा में है। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा, ये मध्य प्रदेश ने अपने इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस को जोड़ने के लिए लॉन्च की है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, ये असम सरकार की स्कीम है और स्पेशली ये जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन से ये संबंधित है। और इसका दूसरा फोकस आपका चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह को रोकने पर भी इसका फोकस रहेगा। ये दो इंपॉर्टेंट इसके फोकस है। मनवीर काथू मनवीर कापोम, ये तमिलनाडु सरकार की एक स्कीम है। इसका मुख्य फोकस देखिए किस पे है, सॉइल हेल्थ, यानी जो हमारी मिट्टी की स्वास्थ्य, एक तरह से हम कह सकते हैं हेल्थ है, मिट्टी का स्वास्थ्य है, उसको कैसे हम बरकरार रख सकते हैं। इसमें इन्होंने ये कहा है कि हम ग्रीन मैन्योर, यानी जो हरित खाद होती है आपकी, ठीक है, हरित खाद, इसका उपयोग कृषि में बढ़ाएंगे। तो एक तरह से कहीं ना कहीं है जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है आपका, सतत विकास की खेती होती है, या हम कह सकते हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, उस तरह की खेती को प्रमोट करने के लिए तमिलनाडु सरकार की एक स्कीम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, इसका सेकंड एडिशन है, ये राजस्थान सरकार की एक वाटर कंजर्वेशन स्कीम है। तो ये कुछ स्कीम्स अभी चर्चा में बनी हुई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, आपको पता है केंद्र सरकार तो पीएम किसान सम्मान निधि चलाती ही है, जिसमें 6,000 रुपए 3 किस्तों में 2-2 हजार की दी जाती है। और अभी उसकी पहली किस्त जब मोदी जी ने दोबारा कार्यभार ग्रहण किया, उसकी किस्त रिलीज की थी। इसी के लाइन पर अब राजस्थान सरकार भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि जारी करेगी। 6,000 के साथ साथ 2,000 रुपए वो और एक्स्ट्रा किसानों को देगी अपने राज्यों को। और इसमें देखिए आप देखेंगे 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई। पात्र किसानों को पीएम किसान योजना से 6,000 रुपए के साथ साथ 3 किस्तों में सालाना 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम अभी न्यूज में बनी हुई। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीवों की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो इंडिया ने अभी अपने जितने भी हमारे यहाँ एनिमल्स पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, उसकी पूरी चेकलिस्ट हमने मेंटेन कर ली है। तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया में पहला देश है। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 1,04,561 प्रजातियों का हमने डॉक्यूमेंटेशन या दस्तावेजीकरण किया है। और ये काफी देखिए इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत होना जरूरी है, इससे आपको पता लगता रहता है कि कहां पर इसकी संख्या कम हो रही है और फिर सरकार उस तरीके से स्टेप ले सकती है उनके संरक्षण के लिए। हाल ही में किस देश ने सेबेक्स 2 को सफलतापूर्वक विकसित और प्रमाणित किया है, जो एक नया विस्फोटक है जो मानक ट्राइनाइट्रोटोलुइन से 2.01 गुना अधिक घातक है। तो आपको सभी ने सुना होगा टीएनटी। टीएनटी एक बहुत फेमस एक्सप्लोसिव है। ये जो एक्सप्लोसिव हमने डेवलप किया है और ये इंडिया के द्वारा ही डेवलप किया गया है, ये इससे भी लगभग दुगना, यानी इससे ज्यादा तबाही ये मचा सकता है। तो सेबेक्स 2 अगर आपसे पूछे क्या है, तो एक विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है। भारत ने बम और वॉरहेड के लिए विकसित विस्फोटक सेबेक्स 2 को प्रमाणित किया है, जो टीएनटी से 2.01 गुना शक्तिशाली है। भारतीय नौसेना द्वारा स्वीकृत इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में से माना जाता है। यानी जो नॉन न्यूक्लियर विस्फोटक है, आपको पता है न्यूक्लियर बम तो सबसे ज्यादा तबाही मचाता ही है, लेकिन जो नॉन न्यूक्लियर की कैटेगरी होती है उसमें ये काफी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। हर साल किस दिन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 2017 में हमने 1 जुलाई को जीएसटी लागू किया था। जीएसटी में कितनी आपकी स्लैब है, 0, 5, 12, 18, 28, ये इसमें 5 स्लैब्स हैं। बात करें परसेंटेज में, और सबसे पहले जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है कहां पर लाया गया था, ये फ्रांस से लाया गया कॉन्सेप्ट है। भारत में जितने अन्य टैक्स थे उन टैक्सों को मर्ज करके आपका जीएसटी लॉन्च किया गया है। सेंट्रल जीएसटी होता है सीजीएसटी,
SGST यानी स्टेट जीएसटी और IGST यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये 3 तरीके के जीएसटी के आपके होते हैं। तो ये कुछ संबंधित इससे फैक्ट हो गए। 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। इस साल इसकी 7वीं वर्षगांठ थी। हाल ही में द्विवार्षिक यानी 2 साल में जो होता है रिम ऑफ द पैसिफिक, जिसे रिम पैक अभ्यास बोला जाता है, इसका 29वां संस्करण, एडिशन भी याद रखिएगा, कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका हवाई USA में आयोजित किया गया। वहां पर एक कौन सा हार्बर है, आपने सुना होगा, पर्ल हार्बर। वहां पर भारत की तरफ से INS शिवालिक, ठीक है, पार्टिसिपेट करने पहुंचा है। तो दक्षिणी चीन सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर में तैनात भारतीय बहुभूमिका वाला यानी मल्टी रोल स्टेल्थ फ्राइगेट INS शिवालिक रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास में भाग लेने के लिए हवाई USA में पर्ल हार्बर पहुंच गया है। तो एक मल्टी नेशनल ये एक्सरसाइज है, कई देशों की नेवी इसमें भाग लेती। बात करें देखिए कुछ और अन्य जो अभ्यास अभी चर्चा में रहे कौन कौन से हैं। एक्सरसाइज फ्रीडम एज, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका अभी पहला एडिशन हुआ है और किस किस ने, जापान, कोरिया रिपब्लिक और अमेरिका ने मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। एक्सरसाइज तरंग शक्ति, भारत, देखिए ये एक्सरसाइज अभी हुई नहीं है, येट टू बी ऑर्गेनाइज्ड है। भारत पहली बार मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रहा है। तो देखते हैं ये जब होगी तब इसको कवर करेंगे। तो इसको नाम याद रखिएगा, एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज रेड फ्लैग, ये अलास्का USA में आयोजित की गई, भारतीय एयरफोर्स ने इसमें भाग लिया था। जीमैक्स यानी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इंडिया और जापान के बीच होती है। 8वां इसका एडिशन था, कहां पर हुआ? योकोसुका, जापान में। एक्सरसाइज डस्टलिक, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच के एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक द्वितीय, ये पंजाब में हुई थी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के जॉइंट सहयोग से। तो ये कुछ अभी चर्चा में रही। हाल ही में खबरों में रहा केशव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केशव टेम्पल आपका कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक विभाग में एक मैसूर दशहरा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कर्नाटक में। उससे पहले इस मंदिर के अभी कायाकल्प के लिए कर्नाटक सरकार तैयारी कर रही है। और कहां पर है? कावेरी नदी के किनारे ये स्थित है। अगर आप पढ़ेंगे कावेरी नदी के किनारे सोमनाथपुर शहर में स्थित होयसाल राजा नरसिंह द्वितीय के तहत 1268 ईस्वी में पूरा हुआ यह मंदिर 3 गर्भगृहों के साथ एक अद्वितीय तारे के आकार का मंच पेश करता है। देखिए जो होयसाला राजवंश था, इनके मंदिर की पहचान यही है, जो मंदिर का प्लेटफॉर्म होता है वो स्टार या सितारे के आकार का होता है। आप इनके अगर मंदिर देखेंगे, स्पेशली जो हेलबिडू, ठीक है, हेलबिडू एक जगह है कर्नाटक में, वहां पर इनके सबसे ज्यादा मंदिर मिलते हैं। और अगर बात करें होयसाला की राजधानी बहुत पूछता है मैचिंग में, PCS में अगर आप देखेंगे होयसाल राजवंश की जो राजधानी थी वो थी द्वार समुद्र, ठीक है, इसलिए इनको बोला भी जाता है द्वार समुद्र के होयसाल या होयसाल ऑफ द्वार समुद्र। ये आप याद रखिएगा, ये एक स्टैटिक फैक्ट इससे हो गया। तो स्टार बेस्ड प्लेटफॉर्म रहता है और किसने बनाया था? नरसिंह तृतीय ने बनाया था, कर्नाटक में स्थित है। कुछ और जो मंदिर अभी चर्चा में रहे वो मैं आपको बता देता हूं। महारानी टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, अभी इस मंदिर में पूरी आग लगकर ये नष्ट हो गया है। विरूपाक्ष टेम्पल, ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है, ये भी अभी न्यूज में था। खीर भवानी टेम्पल, यहाँ पर माता रानी का मंदिर है, माता दुर्गा का, और इसमें खीर चढ़ती है उनको प्रसाद में, तो ये भी अभी चर्चा में बना हुआ था, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कामाख्या देवी मंदिर, ये असम में स्थित है, भारत के जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से एक है। और यहाँ पर अभी क्यों चर्चा में है? अंबुबाची मेला यहाँ पर लगता है, उस वजह से ये न्यूज में था। देखिए भारत में 51 शक्तिपीठ है, एक 52वां शक्तिपीठ है, वो कहां पर है? हिंगलाज, पाकिस्तान, जो अगला आपको मैंने दिखा रखा है, ये भी अभी न्यूज में था। हिंगलाज माता मंदिर, ये पाकिस्तान में स्थित है, 52वां शक्तिपीठ यही है। जो सती माता के शरीर के हिस्से अलग अलग जगह पर गिरे हैं, वहां पर ये मंदिर बनाए गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह सुरक्षा योजना, इसको बोला जाता है WPS यानी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, शुरू की है? तो असम सरकार के द्वारा यह स्कीम शुरू की गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने न्याय प्रदान करने की प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य की पहली गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है। और अभी हमने ऊपर असम सरकार की एक स्कीम और देखी थी, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, जो गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा देने से संबंधित। सांख्यिकी दिवस 2024 का विषय क्या है? तो मैंने आपको बताया था 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं, एक बहुत प्रख्यात सांख्यिकीविद हैं, उनकी याद में। और इस बार इंपॉर्टेंट इसका थीम क्या रही है? जो डिसीजन मेकिंग में डेटा का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं उससे संबंधित है। तो निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग, ये इस बार इसकी थीम रही। सबसे पहले ये
2007 में स्टार्ट किया गया था। और पीसी महालनोबिस का जो योगदान है वो कौन से 5 ईयर प्लान में है? सेकंड 5 ईयर प्लान जो था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड 5 ईयर प्लान या द्वितीय पंचवर्षीय योजना को, जो 1956 से लेकर 1961 तक आया था। नीचे इसके बारे में आप पूरा आराम से पढ़ सकते हैं। जून 2024 में किस महिला पुलिस स्टेशन ने ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त किया है? तो किसको यह सर्टिफिकेशन मिला है? बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर वुमेन पुलिस स्टेशन को अभी यह प्रमाणन दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई क्वालिटी वाली मैनेजमेंट प्रणाली आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए विश्व स्तर पर इसे मान्यता प्राप्त है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे फैक्ट आपके काफी पूछता रहता है। अगला, आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड मिला है? तो भारत की जो बहुत फेमस शिप बिल्डिंग कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इसको यह अवार्ड अभी दिया गया है, सस्टेनेबल चैंपियन अवार्ड। इसके अलावा देखिए कुछ और अवार्ड चर्चा में रहे, उनका रिवीजन कर लेते हैं। यूके कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार संजना ठाकुर, इनकी किताब है ऐश्वर्या राय शॉर्ट स्टोरी, उसके लिए मिला है, मुंबई की लेखिका है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति राय को दिया गया है अडिग और अटल बने रहने के लिए। पीएसयू नेतृत्व और उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी THDC इंडिया लिमिटेड को मिला है। APY कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, APY क्या है? आपकी अटल पेंशन योजना, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को दिया गया है इसके कार्यान्वयन के लिए। और नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गल्होत्रा को दिया गया है, एक चाइल्ड या बाल फिल्म मेकर है जो बच्चों से संबंधित पिक्चरें बनाते हैं, इनको और भी कई प्रख्यात अवार्ड मिल चुके हैं। तो यही हमारे आज के करंट अफेयर्स चर्चा में थे जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।